ये हमारे नोट्स थे चैप्टर 1 के। ठीक है। चैप्टर 1 पढ़ रहे थे हम। क्या था आपका? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सबसे पहले हमने सपोज जैसे मैनेजमेंट का मीनिंग देखा। अब आपको ये याद करना है। बिल्कुल ऐसे क्राम नहीं करना, आपको इसको समझना है। मैनेजमेंट हमने दो सेंसेस में पढ़ा था। एक तो की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसका देख लो कि वो ग्रुप करता क्या क्या है। राइट। दूसरी बात था इंटर रिलेटेड फंक्शंस। वो फंक्शंस आपको 5 पता है, वो याद करने हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग। बिल्कुल सिंपल है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज लगा के कंपनी को बेस्ट पोजीशन में लेकर आ रही है। क्यों ला रही है? जिससे वो compete कर पाए। तो आप ऐसी चीजों को ना रिलेट करके पढ़ो। ऐसा रट्टा नहीं मारना कि इट रेफर्स टू सेट ऑफ, ऐसे ऐसे नहीं पढ़ना। मतलब कि आप ये देखो, हमने ऊपर मैनेजमेंट का मीनिंग देखा। मैनेजमेंट क्या होती है? फिर जो भी मैनेजमेंट है कंपनी की, वो कुछ भी एक्टिविटीज कर रही है किसके लिए? अपनी फर्म को बेस्ट पोजीशन में लाने के और बेस्ट पॉसिबल पोजीशन में लाना क्यों है? जिससे हम compete कर पाए। तो सिंपल है। ऐसे ऐसे पार्ट्स में पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। अल्टीमेटली करना तो पड़ेगा ही। अभी आपने नोटबुक में कितने पेज लिखे? 3-4 पेज लिखे होंगे। अब मैं आपको ऐसे झूठी तसल्ली दूं कि नहीं नहीं जरूरत कुछ भी लिखाना, तो नहीं होगा। आपको याद तो करना पड़ेगा। लैंग्वेज ये चाहिएगी। और बिल्कुल रटना नहीं है, अपने कीवर्ड्स इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो। लैंग्वेज फ्रेम करना सीखो। अभी तो आप बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हो। थ्योरी में एसएम में बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ रहे हो। और आपका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? आप ऑडिट लो में एक ऐसे का आंसर दूसरे ऐसे में नहीं लिख के आ सकते, लेकिन यहाँ पे चीजें आप रिलेट कर सकते हो। अब हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है कि आपका हमें स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना पड़ता है अपनी फर्म को, अपनी कंपनी को, अपने रिसोर्सेज को, जिससे हम डायनामिक एनवायरनमेंट में compete कर पाए। एक समरी तो यही है ना इसकी, जितना हमने पढ़ा है वही सब चीजों को इलेबोरेट करें। तो आप चीजों को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन आपको ना कीवर्ड्स लिखने आने चाहिए। ठीक है। तो आज दोबारा से ट्राई करना, इसको ऐसे टुकड़ों में पढ़ पढ़ के तोड़ तोड़ के पढ़ो। अब इतना ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इसलिए तो दिखाया है कि आपको पूरी एक लाइन होती है वो याद करनी मुश्किल होती है। पार्ट्स में याद करना इजी होता है। ठीक है। कर लेना करना ओके। ओके मैम। तनिषा आपने किया है? मैंने वो क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चंस किए थे जो आपने मेरे को कल बताया भी नहीं कि आपकी बुक में दो ही है। वो तो आपने मैंने अभी किए थे ना, थोड़ी देर पहले। तो मतलब आप लोगों ने अभी किए ना, तो मेरे को बताना चाहिए तो नहीं है तो। कौन रह गया? रितिका आप पढ़ के आए हो? हाँ जी। क्वेश्चंस कर लिए थे हाँ। और थोड़ा सा पढ़ा है। मेरे को थोड़ा सा डाउट भी है इसमें प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में। याद है? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मतलब नहीं ठीक है चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। उसके बाद आगे का स्टार्ट करेंगे। अब प्लीज इसको स्किप मत करो। हम कितना 2-2 पेज रोज के, 2-2 3-3 पेज करके पढ़ रहे हैं। अभी हमने पढ़ा कहाँ तक है? सिर्फ ये पढ़ा है पेज नंबर 7 तक। 3 दिन हो गया भाई क्लास लेते ही। कोई ऐसा नहीं कि स्पीड से आता है। शुरू में आप लोगों का पेस बनाने के लिए बिल्कुल स्लो ही करा रही हूँ मैं, तो उसको स्किप मत करो। अब बिल्कुल बेसिक चीज है ये। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग देखा था। हम इसको 2 डिफरेंट सेंसेस में पढ़ते हैं साथ साथ ना। सिर्फ मेरे को सुनना नहीं है, खुद से भी बोलते जाओ मन मन में। Management is used in 2 different senses. First, it is a key group in an organization in charge of its affairs, entrusted with the task of making it a purposeful and productive entity. एक ऐसा ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में जो चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स है, मतलब कि मेन इंचार्ज है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ मेकिंग इट अ पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी। एंटिटी को एक पर्पस देना, प्रोडक्टिव बनाना है। कैसे बनाएगा? by effectively and efficiently using resources such as human resource, money, material and technology. याद हो रहा है? की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ, किस चीज का इंचार्ज है? बोलो। प्रोडक्ट एंटिटी बनाने का। Affairs by making it productive इंचार्ज and ऑफ मेकिंग purposeful. द एंटिटी अ पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी। कैसे बनाएगा? बाय एफिशिएंटली Efficiently and effective use of resources. सच एज मटीरियल, मनी, पावर, टेक्नोलॉजी। राइट। यहाँ तक था अपना फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड, मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। हमने पढ़ा था इंटर रिलेटेड होता है आपके कॉन्टिन्यूस साइकिल होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार एंड हो जाएगा।
एंड प्रोसेसेस कैरिड आउट बाय मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इंटर रिलेटेड फंक्शन है, कर कौन रहा है? अभी ये जो हमने की ग्रुप पढ़ा है ना, ये इन फंक्शंस को परफॉर्म करता है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूडिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, यहाँ तक याद हुआ थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट का मीनिंग तो पढ़ लिया। मैनेजमेंट एक की ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन का, जो उसको प्रोडक्टिव और क्या बनाता है, कंपीटिंग बनाता है। फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब जो भी मैनेजमेंट एक्टिविटीज कर रहा है, किसके लिए? फर्म को बेस्ट पोजीशन में लाने के लिए। इट रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट फर्म मैनेजर्स अंडरटेक। फर्म के मैनेजर्स अंडरटेक करते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज to put their firm in the best possible position to compete successfully in the marketplace। बेस्ट पोजीशन में आना क्यों? आपको compete करने के लिए in the marketplace। क्लियर? रिलेटेड थी दोनों चीजें। पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी, फिर मैनेजमेंट जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है टू पुट देयर फर्म इन द बेस्ट पोजीशन टू compete successfully in the marketplace, it is called strategic management। क्लियर यहाँ तक? फिर हमने स्ट्रेटेजी का मीनिंग। स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या था? लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। लॉन्ग रेंज मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन दो दिन के लिए बना रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए। आपको क्या होता है, गोइंग कंसर्न पढ़ते हो, बिजनेस लॉन्ग रन में चलना चाहिए, तो लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। उसको बनना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ है। Strategy is a long-range blueprint of an organization's desired image, direction, and destination. कैसे? That is what it wants to be, what it wants to do, how it wants to do, and where it wants to go. वो WH फैमिली जो हम पढ़ते हैं, how, where, when, ये सब चीजें हैं। क्लियर? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमने देखा, स्ट्रेटेजी का मीनिंग देखा। Strategy is a long-range blueprint of an organization's desired image, direction, and destination. That is where it wants to go, what it wants to do, how it wants to do the things. Clear? फिर हमने देखा था स्ट्रेटेजी, ये वाली लाइन नॉर्मल है, चाहे आप इसको स्किप कर दो। स्ट्रेटेजी सीक्स टू रिलेट द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द मीन्स ऑफ अचीविंग दैम। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या है और मीन्स क्या है, आपके पास रिसोर्सेज कहाँ है, आपको जाना कहाँ है, उन दोनों को जो मिलवाता है वो आपकी होती है स्ट्रेटेजी। क्लियर? अच्छा, स्ट्रेटेजी आपकी कॉन्शियसली डिजाइंड होनी चाहिए, ये वर्ड पढ़ा था। फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, किस चीज के लिए फ्लेक्सिबल होनी चाहिए? डायनेमिक एनवायरनमेंट में compete करने के लिए। इसमें यही आपके कीवर्ड्स हैं। स्ट्रेटेजी शैल बी कॉन्शियसली डिजाइंड, मतलब आपके पूरे होशोवास में बनाओगे आप सारे एनालिसिस करके। एंड फ्लेक्सिबल टू अडॉप्ट विद डायनेमिक एनवायरनमेंट। फ्लेक्सिबल एनफ टू अडॉप्ट विद डायनेमिक एनवायरनमेंट। कॉन्शियसली डिजाइन होनी चाहिए, आप अपने पूरे सेंसेस में उसको बेस्ट वे में बनाओगे, और उसका इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि डायनेमिक, डायनेमिक मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ वो चेंज कर सकते हैं उसको। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक हमने सिर्फ क्या क्या देखा है? मैनेजमेंट का मीनिंग देखा। उस मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द बोलो जल्दी। Interrelated functions. की, पहले की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आगे इंटरेस्टेड विद In charge of it. Interested द रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट को? to make purposeful and a productive entity and by using productive entity. efficient and effective use of resources, सच एज मैन, Money, material, technology, money, human resource, material, and technology. इट ऑल्सो रेफर्स टू इंटररिलेटेड set फंक्शन of interrelated Interrelated functions functions performed by to cope up entities with such the as सच एज planning, डायरेक्ट। planning, organizing, staffing, organizing, directing, directing, controlling. controlling. हाँ जी, मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद होगी। फिर मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द Set of activity functions that that a firms management undertakes to make to to be in the best position compete in the to market compete in in the the best way. marketplace. हाँ जी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट टू इंश्योर दैट एंटिटी इज इन द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन टू मेक इट कंपीटिंग इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर हमने देखा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग देख लिया, मैनेजमेंट के देख लिया। स्ट्रेटेजी क्या होती है? आप कह रहे हो बेस्ट पॉसिबल पोजीशन में लाने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी। स्ट्रेटेजी होती क्या है? तो क्या It is मीनिंग? a long range Long range blueprint. long range blueprint
ऑफ For ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड डिजायर्ड इमेज डायरेक्शन desired एंड डेस्टिनेशन के लिए कि वो destination जाना where कहाँ it चाहता है, wants where to it wants to be, go, where where it it wants wants to to be, do, how it wants who to it do wants it, to and be. where it wants to go. Strategy is a long range blueprint of an organization's desired image, direction, and destination. That is what it wants to do, how it wants to do, where it wants to go. Strategy shall be consciously designed होनी चाहिए and flexible enough to adapt with dynamic environment. क्लियर यहाँ तक? कुछ टफ नहीं है याद करना, सिर्फ उस चीज को 3-4 बार पढ़ना पड़ता है। आगे है, क्या स्ट्रेटेजी सब्स्टिट्यूट होती है साउंड मैनेजमेंट का? एक स्ट्रेटेजी सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड मैनेजमेंट? नो। क्यों नहीं होती? No, क्योंकि वो कभी भी The परफेक्ट, entity needs ऑप्टिमल sound और and फ्लॉलेस alert नहीं हो सकती। management. A strategy cannot be a substitute for sound, alert and responsible management. एक आपको साउंड अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, मतलब अगर कुछ भी चेंज आया तो एकदम से आपकी मैनेजमेंट रेडी होनी चाहिए उस चीज को कॉप अप करने के लिए। तो आपके पास क्या होनी चाहिए? साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। स्ट्रेटेजी परफेक्ट हो ही नहीं सकती क्योंकि एनवायरमेंट तो चेंज होता ही रहेगा। अब जियो है, डिस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी लेकर आया, पूरी मार्केट कैप्चर कर ली, बट स्टिल ऐसा तो नहीं ना वो परफेक्ट है, उसको भी एनवायरमेंट के साथ तो कॉप अप करना ही पड़ेगा। अब सपोज जियो का प्लान आपको 600 में मिल जाएगा, तो आपको कॉन्टिन्यूसली मार्केट को भी तो एसेस करना पड़ेगा ना, पता लगे सारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो 500 में दे रहे हैं, तो आपको कॉन्टिन्यूसली इसका एसेस करना पड़ेगा। मीन्स स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। इट शैल कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द डायनेमिक एनवायरमेंट। क्लियर है यहाँ तक? स्ट्रेटेजी शैल बी फ्लेक्सिबल एंड प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक मतलब कुछ भी आपका चेंजेस हो रहा है उसके साथ इजी टू कॉप अप हो। इन अ साउंड स्ट्रेटेजी अलाउंसेस आर मेड फॉर पॉसिबल अनसर्टेनिटीज। कुछ भी अनसर्टेनिटीज हो रही है तो उसको हम कॉप अप कैसे करें, उसके लिए कुछ ना कुछ अलाउंसेस होने चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इस स्ट्रेटेजी और सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड मैनेजमेंट, तो आप क्या कैसे स्टार्ट करोगे लिखना? No, the पहले तो strategy स्ट्रेटेजी is वो लिख देंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन से भी कर सकते हो, डिपेंड्स कितने मार्क्स। अगर 5 मार्क्स के, पहले डेफिनेशन लिख दो, स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट डेफिनेशन। फिर आप स्ट्रेटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। क्यों नहीं होती? बिकॉज स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। परफेक्ट फ्लॉलेस नहीं होती तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेटेजी शुड बी फ्लेक्सिबल एनफ टू कॉप अप विद द डायनेमिक एनवायरनमेंट एंड प्रैग्मेटिक होनी चाहिए। कैसे होगी वो फ्लेक्सिबल? कि हमें उसमें कुछ ना कुछ अनाउंसेस रख रहे हैं अनसर्टेनिटीज के लिए। तो इसमें हमने क्या करा, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले बताया कि साउंड अलर्ट मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं होती। दूसरे पार्ट में बताया क्यों नहीं होती, क्योंकि वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, फ्लॉलेस नहीं हो सकती, ऑप्टिमल नहीं हो सकती। अब कह रहे हो परफेक्ट नहीं हो सकती तो कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, प्रेगमेटिक होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल और प्रेगमेटिक होगी कैसे? आप उसमें कुछ अलाउंसेस रखोगे अनसर्टेनिटीज के लिए। आपने इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना दिया, सपोज बिल्कुल 2 मई तक आप पढ़ रहे हो, 3 को आपका पेपर है, आपने क्या कोई अलाउंस रखा अनसर्टेनिटीज के लिए? नहीं रखा। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। आप अपना देखोगे 31 मार्च या मैक्स 15 अप्रैल तक आपका खत्म हो जाए सिलेबस। तो इन साउंड स्ट्रेटेजिक अलाउंसेस आर मेड फॉर पॉसिबल अनसर्टेनिटीज। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? इसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रेटेजीज बनती किस किस लेवल पे। पहले मैनेजमेंट का मीनिंग देख लिया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देखी, स्ट्रेटेजी देखी। फिर हमने पूछा क्या स्ट्रेटेजी परफेक्ट हो सकती है? नहीं हो सकती, मैनेजमेंट चाहिए हमें। तो फिर हमने मैनेजमेंट देखा कि किस किस लेवल के मैनेजर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। 3 लेवल्स देखे थे हमने, कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल, फंक्शनल लेवल। डिटेल बाद में पढ़ेंगे, बेसिक बताओ कॉर्पोरेट लेवल क्या होता है? मैम जो top टॉप level लेवल्स में management, होते हैं। which Top deals with the functions of the R&D and diversification, takeover and merger, and etc. like expansion and growth. हाँ, जो भी आपके टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, जो मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड आपके डिसीजंस लेते हैं, लाइक अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, इन्वेस्टमेंट, डिवेस्टमेंट, एक्सपेंशन, इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इंटीग्रेशन देखा था हमने, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लान फॉर टेक ओवर्स, मर्जर, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। ये सब चीजें से रिलेटेड जो डिसीजन लेता है वो कौन होता है? आपका कॉर्पोरेट लेवल। उनको जो एग्जीक्यूशन पे लेकर आता है दैट इज डिविजनल एंड फंक्शनल लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। स्ट्रेटेजीज रिगार्डिंग प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्शन वॉल्यूम, प्राइस। मतलब सपोज अगर
कॉर्पोरेट लेवल ने बोला हमें एक्सपेंड करना है, ग्रो करना है, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ठीक है, प्रोडक्ट तो लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन वो किस प्राइस पे होगा, किस क्वालिटी का होगा, उसका प्रमोशन कैसे होगा, हम मार्केट पेनिट्रेशन कैसे करेंगे, मार्केट को पता कैसे चलेगा कि हम अपना प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, उसके लिए सोर्सेज रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे, अपने जो पर्सनल डेवलपमेंट जिससे वो सामान आपको बनवाना है, एम्प्लॉइज उनकी डेवलपमेंट पे कैसे काम करेंगे, वो सब चीजें हम कहाँ पे पढ़ते हैं, अपना रीजनल एंड फंक्शनल लेवल पे। क्लियर? जो बिल्कुल टॉप मोस्ट वाले डिसीजंस होते हैं वो लेता है कॉर्पोरेट लेवल, लाइक एक्सपेंशन। वो एक्सपेंशन होगा कैसे, दैट इज डिसाइडेड बाय डिविजनल लेवल एंड फंक्शनल लेवल। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव अप्रोच। क्या होता है प्रोएक्टिव रिएक्टिव अप्रोच? बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े थे कल हमने इसके, बताइए। When a company takes action before any issue arises, it is proactive. And when a company, in response to any issue or a threat, when it reacts, that is known as reactive strategy. हाँ जी, प्रोएक्टिव मतलब होता है एडवांस्ड प्लानिंग करके चलना। ठीक है, प्रोएक्टिव जैसे कल श्रेयांश ने बोला था, प्रोएक्टिव मतलब एक्स्ट्रा एक्टिव रहना, पहले से हम सोच के चल रहे हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं, राइट। रिएक्टिव होता है जो हो गया, मतलब किसी और कंपनी ने करा या गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन आया, वट एवर चेंज जो आया एक्सटर्नल एनवायरमेंट में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या रिएक्ट करते हैं, दैट इज रिएक्टिव। डिफरेंसेस देखे थे। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी मीन्स थिंकिंग राइट। डेलिब्रेट एक्शन, डेलिब्रेट एक्शन मतलब जो हम अपने मन से लेते हैं, सोच समझ के लेते हैं। डेलिब्रेट एक्शन टेकन बिफोर एन इशू अराइजेस टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स, इशू अराइज होने से पहले। डेलिब्रेट एक्शन टेकन बिफोर एन इशू अराइजेस टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। आपका रिएक्टिव क्या होता है? रिस्पॉन्डिंग टू चैलेंजेस, चैलेंजेस अब आया, हम आप उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रिस्पॉन्डिंग टू चैलेंजेस एज दे अराइज टू मैनेज सिचुएशन इफेक्टिवली। अब आपके चैलेंजेस तो आ गए, आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे कर लो, इफेक्टिवली मैनेज करते हो। क्लियर? प्रोएक्टिव मीन्स डेलिबरेट एक्शन टेकन बिफोर एन इशू अराइजेस टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। बट स्टिल प्रॉब्लम आ गई तो हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्डिंग टू चैलेंजेस एज दे अराइज टू मैनेज द सिचुएशन इफेक्टिवली। ये आपकी डेफिनेशन थी। अप्रोच क्या होती है? प्रोएक्टिव में प्लान अहेड, पहले हम प्लान करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं रिस्क को एंड प्रिपेयर इन एडवांस। रिएक्टिव मतलब आपने अपने अकॉर्डिंग प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बना ली थी, चीजें स्टिल कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो उस पर आप क्विकली अडेप्ट करते हैं, अडेप्ट क्विकली टू अनफॉर्सिन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। अनफॉर्सिन चैलेंज या अपॉर्चुनिटी, जरूरी नहीं है चैलेंज ही हो, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। कोरोना आया था, कोरोना आते ही जो भी मास्क वाले थे, मास्क मैन्युफैक्चरिंग, सैनिटाइजर जो मैन्युफैक्चर करते थे, उनके लिए अपॉर्चुनिटी आई थी, एकदम से सडन रिएक्ट करा ना। कोई हैंड सैनिटाइजर वाले को थोड़ी ना पता था कि एक साल में मेरी लाखों बोटल्स बिकने लग जाएंगी, नहीं पता था। एकदम से कुछ ऐसी सिचुएशन आई तो उसको क्या करना पड़ा? क्विकली रिएक्ट करना पड़ा, दैट इज योर रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्ट्रेंथ। अगर आपकी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी अच्छी है तो उससे आपको बेनिफिट क्या होगा? प्रॉब्लम्स अवॉइड होंगी। रिएक्टिव का मतलब तो क्या होता है? प्रॉब्लम आने के बाद रिएक्ट करना। पर प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम को आने ही नहीं देना। जैसे एग्जाम्स में अगर आप अच्छे से पहले ही पढ़ रहे हो एग्जाम से पहले, दैट इज प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। रिएक्टिव मतलब रिजल्ट नेगेटिव आने के बाद, आप एकदम से प्रॉब्लम आने के बाद जो स्ट्रेटेजी बना रहे हो, दैट इज रिएक्टिव। तो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी हेल्प्स अवॉइड प्रॉब्लम्स, improves efficiency and provides long-term stability. Reactive strategy ensures flexibility, quick decision making and ability to handle unexpected situations. Examples देखे थे हमने एप्पल का प्रोएक्टिव और कंपनी रिस्पॉन्डिंग टू कॉम्पिटिटर्स इनोवेटिव रिएक्टिव। यहाँ तक डाउट? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन जो था ना, वो एक बारी बता देना फिर से। आपको दोबारा ना आपका टॉपिक आएगा, वो आगे डिस्कस ओके, ठीक है ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? तो हम अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, फर्म प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी फॉलो करती है या रिएक्टिव करती है? बोथ। मिक्स ऑफ बहुत करते हैं, प्रोएक्टिव प्लस रिएक्टिव। प्रोएक्टिव से वो स्टार्ट करते हैं, देन जो भी सडन चेंजेस इमरजेंसीज आता है उसको फ्लेक्सिबली अडेप्ट करते हैं, दैट इज योर रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। तो डायग्राम बना लिया आप लोगों ने सबने नोटबुक में जो बोला था? हाँ जी, यस। बाकी लोग ये वाला डायग्राम बनाया?
ईशा बना लिया? क्यों? ऋतिका, तनीषा, कनक? हाँ, भूल गई थी। भूल कैसे गए थे? ऋतिका आपने बनाया? नहीं मैम। क्यों? हाँ जी, क्यों नहीं बनाया? आप भी भूल गए थे? कल से ना ऐसा लिख के जाना अपने नोटबुक में एकदम टॉप पे कि हमें ये काम करना है। होमवर्क लिखते थे ना जैसे, वैसे होमवर्क करना भूल जाते हो? बताओ। तनीषा आपने बनाया? नहीं बनाया? या फिर मैं ऐसे रोज मैसेज करा करूँ ये होमवर्क है, पिन करके ऐसे अलग से? क्या चाहते हो? बच्चों वाले काम मत करो, होमवर्क करके आया करो, डायग्राम बना लेना ये। ठीक है? अब इसका स्पेस छोड़ देना नोटिंग से पहले जाके करेंगे। यहाँ तक कोई टॉपिक में कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है सारा? याद हो जाएगा? थोड़ा बेटर लग रहा है चीज? जैसे मैनेजमेंट वाली डेफिनेशन हमने 3-4 बार बोली तो कहीं ना कहीं याद होनी स्टार्ट हुई। रोज पता है, आप ना चाहे कहीं से भी स्टार्ट करो। अब इसके आगे हम इंपॉर्टेंस से स्टार्ट करेंगे लिखना, बट ऊपर वाले टॉपिक से ही पढ़ना स्टार्ट करा करो। जब भी आप रिवाइज करो फर्स्ट टॉपिक से, सेकेंड डे रिवाइज करो, फिर से फर्स्ट टॉपिक से रिवाइज करो, रीड करते जाओ उसको बार बार। अब याद है स्कूल में जब प्रेयर होती थी सुबह, सबके स्कूल में प्रेयर होती होगी, है ना? असेंबली टाइम जो होता था, वो जो प्रेयर्स होती थी, हो सकता है कुछ उसमें से संस्कृत लैंग्वेज भी यूज होती, या हिंदी में भी इतनी बड़ी बड़ी प्रेयर्स, क्या आपने कभी भी बैठ के उसको याद करा है सेपरेट टाइम निकाल के? नहीं करा, बट याद सबको थी। कैसे थी? क्योंकि वो बचपन से लेके नर्स, रिपीटेशन। रिपीटेशन। अब बोलते जा रहे थे उसको डेली, अपना बोल रहे थे। शुरू में नहीं होगी, धीरे धीरे याद होगी ना। और कोई आपने उसके लिए सेपरेट टाइम नहीं निकाला था, तो आपको डेली बस इसको रीड करना है, समझते जाओ, अपने माइंड में लिंकेज बैठाते रहो, हर चीज एक दूसरे से लिंक है। ठीक है? तो डेली का काम डेली रीड करके आया। अब हम इसके आगे नया टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में दी लिमिटेशन। हाँ जी, बोलो ईशा। दी जहाँ पे हमने कल तक लिखा था उसके नीचे मेरा हाफ पेज है। मतलब डायग्राम उस हाफ पेज पे बनाऊं या फिर न्यू पेज पे बनाऊं? नहीं, डायग्राम हाफ पेज है तो आ जाएगा उतने पे। ठीक है, आज मतलब न्यू पेज पे लिखना स्टार्ट कर दूं? हम्म। आप लोग भी जिसने डायग्राम नहीं बनाया वो स्पेस छोड़ देना। ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस एंड कनक लिमिट। क्लास में नहीं है शायद, उसका कनेक्शन नहीं है कनक का। कोई बात नहीं। जैसे कि हमने एफएम में एक वर्ड पढ़ा था, डबल एजेड स्वॉर्ड। क्या था? एक डबल एजेड। फाइनेंशियल लेवरेज ही होता है। हाँ, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन आरओआई, तो फिर ईपीएस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। वो आपका एफएम के अकॉर्डिंग था। मतलब हमने मीनिंग देखा था डबल एजेड स्वॉर्ड का, कि एक चीज अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है ना? प्रोज प्रो एंड। एंड कॉन। तो सिमिलरली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अब हम इतना बोल रहे हैं कि स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना जरूरी है compete करने के लिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अडेप्ट कर पाते हैं हम चेंजिंग एनवायरनमेंट में, डायनेमिक एनवायरनमेंट में। तो कुछ ना कुछ उसके लिमिटेशंस भी हो सकते हैं, हर चीज परफेक्ट तो नहीं हो सकती। तो हमें इसमें पढ़ना है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हम क्यों कर रहे हैं, और लिमिटेशंस क्या है। ठीक है? रीड करना स्टार्ट करते हैं, बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे। अब ये पॉइंट्स देखना। The importance of strategic management essentially lies in enabling an organization to perform better than its competitors and its own past and present performance. हमें दूसरों से भी बेटर परफॉर्म करना है, अपने भी पास्ट से बेटर जानना है, इंप्रूवमेंट करनी है। That is delivering superior returns to investors, superior value to customers, and superior performance vis-a-vis expectations of the employees. मतलब कि आपको क्या करना है, अपने कॉम्पिटिटर्स से बेटर देना है। यही आपको मोटिव होता है ना। अगर कोई आपको चीज मिल रही है, सपोज आपको कोई ड्रेस खरीदने गया, तो आप क्या देखते हो? या तो वो आपको दूसरी शॉप से सस्ती मिल रही हो या बेटर मिल रही हो, मतलब कुछ ना कुछ मैम सुपीरियर। एक बार रिपीट कर दो, मेरा नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है बार बार। कोई बात नहीं, अभी तक रिवीजन नहीं थी, अभी स्टार्ट करा है। अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस। मतलब कि हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देख रहे हैं कि जरूरी होता है compete करने के लिए सब कुछ, बट कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशंस भी हो सकती है। तो अभी वही चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंस।
यहाँ पे हमने पढ़ा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मोटिव क्या होता है, डिलीवरिंग सुपीरियर रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स, सुपीरियर वैल्यू टू कस्टमर्स एंड सुपीरियर परफॉर्मेंस टू, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसमें एग्जांपल लिया हमने, अगर हम कोई ड्रेस परचेज करते हैं, तो अगर आप सपोज शॉप ए और शॉप बी, दो ऑप्शंस हैं आपके पास, अगर आप शॉप बी से परचेज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक रीजन तो होगा, या तो शॉप बी वाला आपको बेटर क्वालिटी दे रहा होगा या बेटर प्राइस दे रहा होगा, ठीक है। तो मतलब शॉप ए से कुछ ना कुछ वो क्या दे रहा है आपको, सुपीरियर। जरूरी नहीं है दुनिया की बेस्ट ड्रेस हो, लेकिन मार्केट में जो मिल रहा है उससे बेटर है, उससे सुपीरियर है, ये हमारा मोटिव होता है, ठीक है। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर टू। ओवरऑल दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वही अभी जो हमने पढ़ा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कॉम्पिटिटर से कुछ बेटर, समथिंग यूनिक एंड वैल्यूड बाय द कस्टमर, कुछ यूनिक चीज होनी चाहिए, वैल्यूड बाय द कस्टमर होनी चाहिए। अगर सपोज एक चीज बताओ, कोई ऐसी चीज है, आप कुछ ड्रेस लेने गए, ड्रेस की बात करते हैं, और उसमें ना कुछ ऐसे पर्ल्स यूज हुए हैं जिसके कारण वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, राइट। लेकिन आपको आपको पता ही नहीं उन पर्ल्स की वैल्यू क्या है, आपके लिए कुछ नहीं है, आपको नहीं पता कि उनकी क्या वैल्यू है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्यों ये यूनिक है, क्यों ये महंगे है, तो क्या आप उसके लिए पैसा देना चाहोगे? नहीं ना। अगर कोई चीज आपको नॉर्मली मिल रही है 5,000 की, दूसरा शॉपकीपर कह रहा है कि मेरी वाला जो ड्रेस है दैट इज ऑफ 50,000 रुपीज, क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल पर्ल्स लगे हुए हैं। आप घर से बजट लेके चले थे 7-8 थाउजेंड तक का, तो आप कौन सी लोगे? 7-8 thousand मतलब 5,000 वाली। 5,000 वाली लेंगे। 5,000 वाली। अब आपको क्या फर्क पड़ता है उस 50,000 वाली में पर्स लगे हुए हैं, हीरे मोती कुछ भी लगे हुए हैं, अगर आपको उसकी वैल्यू नहीं है तो आप वो नहीं लोगे ना। सिमिलरली जैसे मैं यहाँ पे उस दिन हम एग्जाम्पल ले रहे थे, यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ नॉर्मल, हमने टीवी लगा रखा है स्क्रीन के लिए, कल को मैं यहाँ कहूँ मैं 7D स्क्रीन लगा के पढ़ाऊंगी, एकदम आपको रियलिस्टिक वो लगेगा, बट क्या आपको वो चीज चाहिए पढ़ते टाइम? क्या आप उतनी उस चीज की उतनी वैल्यू कर पाओगे? नहीं। तो अगर आप उस चीज की वैल्यू ही नहीं कर रहे तो उसका आप पे ही नहीं करोगे। तो हमें क्या प्रोवाइड करना है, जो यूनिक हो और वैल्यूड बाय कस्टमर, सिर्फ यूनिक चीज से फर्क नहीं पड़ता, कस्टमर को उसकी वैल्यू भी होनी चाहिए, so that company can outperform the competitors in all aspects of organizational performance, right? To guide the company successfully through all changes in the environment, that is to react in the right manner. ये भी आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का गोल होता है कि आपको चेंजिंग एनवायरनमेंट में compete कर सको। ये तो हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं, हर लेक्चर में ये पढ़ा है कि compete कर सको। The organizational operations are highly influenced by the increasing rate of changes in the environment and the ripple effect created on the organization. Changes may be external to the firm or they may be introduced in the firm by the managers. It may manifest in the blurring of industry and firm boundaries, driven by technology, deregulation, or through globalization. यहाँ तक का मीनिंग बताओ, कौन बताएगा? इसका मीनिंग जहां तक रीड करा अभी, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस होते हैं वो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? चेंजिंग एनवायरनमेंट से। एनवायरमेंट के चेंज से, और साथ में ऑर्गेनाइजेशन में एक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है इसका। जो चेंजेस होते हैं वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। इंटरनल में मतलब मैनेजमेंट जो होता है वो अपनी ऑपरेशंस को बदलने के लिए डायरेक्ट कर सकता है, और साथ में जैसे कि अगर कोई स्ट्रैटेजीज हैं उनको किस तरह से क्राफ्ट करना है, बनाना है, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, वो सब बिजनेस के, एंटरप्राइज के मैनेजमेंट के ही उसके अंदर आता है। हम्म मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ही आता है कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, चेंजिंग बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर लाइक कोई रेगुलेशन आ गया, इंटरनल फैक्टर मतलब आपकी लेबर सपोर्ट स्ट्राइक पे चली गई, तो किसी भी फैक्टर्स के कारण कुछ भी चेंज आ रहा है, तो उससे आप कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करोगे, क्या टेक्नोलॉजी यूज करोगे, क्या सब चीजें करोगे, वो आपका डिपेंड होता है, उस पर डिपेंड होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस एंड एफिशिएंसी। रिपल इफेक्ट पता है क्या होता है? किसी ने टर्म सुना है ये रिपल इफेक्ट?
रिपल इफेक्ट का मतलब होता है एक इफेक्ट के कारण दूसरी चीज से तीसरी चीज इफेक्ट होती जाती है। जैसे सपोज आप क्या करते थे, अल्कोहल प्रोड्यूस करते थे, जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे, अल्कोहल प्रोड्यूस करते थे, गवर्नमेंट ने लगा दिया बैन। तो अब इससे क्या सिर्फ एक डिपार्टमेंट पे इफेक्ट आएगा या सब पे आएगा? सब पे आएगा। सब पे आएगा। आपको अपनी प्रोडक्शन चेंज करनी पड़ेगी, मशीनरी जो भी आप प्रोड्यूस करते थे आपको पूरा प्रोडक्ट चेंज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट चेंज होएगा तो उसके सप्लायर्स चेंज होंगे जो आप मटेरियल परचेज करते थे। लेबर चेंज होगी, जो एम्प्लॉयज, किसी को अगर अल्कोहल मैन्युफैक्चर करनी आती थी हो सकता है उनको दूसरी चीज ना आती हो, पर्सनल चेंजेस हो सकता है। तो आपका रिपल इफेक्ट होता है, एक चेंज से दूसरे चेंज आते जाता है। ठीक है, आगे रीड करो। द टास्क ऑफ क्राफ्टिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कंपनी स्ट्रेटेजीज आर द हार्ट एंड सोल ऑफ मैनेजिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज। नॉर्मली चीजों को स्ट्रेच कर रहे हैं यहाँ पे। To put the concepts in a few words, the term strategic management refers to the managerial process of developing a strategic vision, setting objectives, crafting a strategy, implementing and evaluating the strategy, and finally initiating corrective adjustments where deemed appropriate. मतलब क्या करते हैं, सबसे पहले हम विजन सेट करते हैं। ये चीज हम अभी आगे पढ़ेंगे जब अपना स्ट्रेटेजिक इंटेंट पढ़ेंगे ना, जो हम कल से स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटेजिक इंटेंट, उसमें विजन मिशन यही सब चीजें पढ़ेंगे। तो आपका सबसे पहला क्या होता है, विजन देखना कि आपका करना क्या चाहते हो। विजन देखा, ऑब्जेक्टिव्स बनाए, इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी बनाई, उसको इम्प्लीमेंट करा और इवेल्युएट करते हुए करेक्टिव चेंजेस करें। द प्रोसेस डज नॉट एंड, इट कीप्स गोइंग इन अ साइक्लिक मैनर। एक बार इसके आगे का पैराग्राफ रीड करो। जी हो गया रीड। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फिर से वही बात बोल रहा है, इन्वॉल्व डेवलपिंग द कंपनीज विजन, कंपनी का विजन बनाना है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करनी है कि आपके एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स क्या है। अब जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अगर गूगल का एग्जांपल हो, गूगल ने एक विजन देखा कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। अब आप गूगल से रिलेटेड सर्विसेज देखोगे, गूगल पे आपको सर्च कर सकते हो, गूगल मैप्स वगैरह ऐसे कुछ। ठीक है, उन्होंने विजन देखा, फिर उन्होंने क्या करा, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करी। स्कैनिंग में आपने पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स इवेल्युएट करे कि आप जो कर रहे हो वो अलाउड है या नहीं है, लीगल है या नहीं है, लोगों को उसकी नीड है या नहीं है, मार्केट में उसकी डिमांड होनी चाहिए, आप उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हो या नहीं। जो उस दिन हमने एग्जांपल्स देखे थे, याद है, पार्ले जी का एग्जांपल देखा था कि मार्केट प्रेफरेंस क्या है, किंगफिशर का एग्जांपल देखा था कि हम फाइनेंशियली उसको लॉन्ग टर्म में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो सब चीजें उन्होंने इवेल्युएट करी। इंटरनल फैक्टर्स देखे कि जो चीज हम बनाने की सोच रहे हैं हमारे पास उसके रिसोर्सेज है या नहीं, टेक्नोलॉजी, मैन पावर, वो सब है या नहीं है। फिर उन्होंने उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करी, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करी, उसको इवेल्युएट करा और कंट्रोल। ये स्ट्रक्चर है आपके, फॉर्मुलेट करने के बाद इम्प्लीमेंट करते हो, इम्प्लीमेंटेशन या चेक करते हो वो सही से चल रही है या नहीं, इवेल्युएट करते हो और उसको कंट्रोल करते हो। ठीक है, originally called business policy, strategic management emphasizes the monitoring and evaluation of external opportunities and threats in the light of a company's strength and weaknesses, and designing strategies for the survival and growth of the company। वो सब चीजें बोल रहा है वो। यहाँ से आपके इंपॉर्टेंस के पॉइंट स्टार्ट होंगे, उससे पहले ऊपर वाले पैराग्राफ का क्रक्स लिख लेते हैं नोटबुक में। हेडिंग बना लो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, importance and
लिमिटेशंस। सबसे पहले इसके बारे में हमें कुछ जनरल बातें लिखनी है, जो भी पैराग्राफ पढ़ा सबसे पहले तो वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स में क्या क्या चीजें आएंगी आपकी? 5 पॉइंट्स बना लो इसे। डेवलपिंग द कंपनीज विजन, डेवलपिंग द कंपनीज विजन। विजन डिसाइड कर लिया गूगल ने कि उसको क्या बनाना है, एक सर्च इंजन बनाना है। फिर उसने देखा एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट को वो करा, स्कैन करा, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। बहुत एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है। विजन डिसाइड हो गया, स्कैनिंग हो गई, हमें पता लगे कि हम ये चीज बना सकते हैं। फिर आप क्या करोगे? स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करोगे, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेट होने के बाद क्या करोगे? इंप्लीमेंट करोगे, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंट करने के बाद उसको कॉन्टिन्यूसली इवेल्युएट एंड कंट्रोल कर, इवेल्यूशन एंड कंट्रोल। याद हो जाएगा स्ट्रेटेजी का मीनिंग? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग द कंपनीज विजन एंड एनवायरमेंटल स्कैनिंग, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट। स्कैनिंग के बाद स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूशन एंड कंट्रोल, ठीक है। विजन डिसाइड करने के बाद हम देखते हैं हमारा एनवायरमेंट क्या कह रहा है। हमने तो विजन देख लिया, लेकिन वो पॉसिबल है या नहीं है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग करी, सब कुछ रेडी है। फॉर्मुलेशन करा स्ट्रेटेजी का, इम्प्लीमेंटेशन करा, इवेल्यूशन करा और कंट्रोल, क्लियर। उसके बाद देखो क्या स्ट्रेटेजी आपका एक बात के बाद एंड हो जाएगा या नेवर एंडिंग प्रोसेस है? बताओ। नेवर नेवर एंडिंग। एंडिंग। नेवर एंडिंग, तो लिख लो स्ट्रेटेजी, प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट is a never ending process. It keeps on going in a cyclic manner. Never ending process. फिर हमने इसके ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, वो शॉर्ट में लिख लेते हैं। The overall objective of strategic management. Overall objective of strategic management. First, to create competitive advantage. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब दूसरे पर्सन से सुपीरियर और जिसको कस्टमर वैल्यू करे, समथिंग यूनिक एंड वैल्यूड बाय कस्टमर। ठीक है। और दूसरा था इसमें टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली, टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली for all changes in the environment.
क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? नोटिंग हो जाए तो बता देना। जी होगी Right? डन। इसके बाद आपका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आप लोग बताओ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन नहीं नोट डाउन करनी है? डेफिनेशन हो तो गई ये वाली, डेफिनेशन तो स्टार्टिंग पे ही हो गई थी। स्टार्टिंग में भी हो to गई, reduce और प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है वो भी आ गया। नहीं, जो यहाँ पे अभी दी हुई है बैक में भी इसका क्वेश्चन है ना, तो यही वाली डेफिनेशन दी हुई है इसमें भी, डेफिनेशन पेज 1.8 पे। ये जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक विजन। ये देखो, आप इस चीज को और इस वाले को पढ़ो, सेम ही बात है। इसमें क्या, नंबर मिल जाएंगे अगर ये वाली लिखे, क्योंकि बैक में भी यही दी हुई है ना। फर्स्ट टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन। हम सबसे पहले विजन बनाते हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर ली, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग, इम्प्लीमेंट कर ली, इवेल्युएट कर ली, एंड फाइनली इनिशिएटिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट। करेक्टिव एडजस्टमेंट मतलब कंट्रोल कर लिया, वेयर डील, सेम ही बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंस पे आ जाओ। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, क्या इंपॉर्टेंस होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की? रिस्क रिड्यूस हो जाता है, अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है किसी भी चीज की, और प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली। प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगा, और बेटर रोड मैप, वर्क करता है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। मैनेजमेंट। It helps organization to be proactive, not reactive. प्रोएक्टिव बनने में हेल्प करता है। और अगर स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे तो क्या सरवाइव कर पाओगे इंडस्ट्री में? कुछ एग्जांपल्स, कोई कंपनीज जिन्होंने इंडस्ट्री से जो आउट हो गई, बहुत फेमस कंपनीज थी और अब नहीं है, कोई एग्जांपल? Bajaj scooters, बजाज स्कूटर्स। क्योंकि क्या आज के टाइम में आप स्कूटर्स देखते हो रोड पे? नहीं है। बाइक्स, एक्टिवास, कार, ये चल रहे हैं, बट उन्होंने क्या करा, चेंज नहीं करा विद द एनवायरमेंट। और टेलीविजन आजकल तो सब पे एलईडी है। टेलीविजन, अगर कोई कंपनी ऐसी है जो नॉर्मल टेलीविजन से बना रही है तो वो नहीं चलेगी। नोकिया। कूलर्स जो पुराने आते थे नोकिया पहले। बहुत फेमस एग्जांपल नोकिया। नोकिया पहले कीपैड वाले फोन्स बनाता था, उसने अपने बेस्ट फोन होता था उस टाइम पे नोकिया। आज भी मतलब कीपैड लेना है तो नोकिया चलता है, लेकिन स्मार्टफोन्स पे वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो नोकिया आउट होगी मार्केट से। तो आप चाहे कितनी ही बेस्ट कंपनी हो, कितनी ही अच्छी कंपनी हो, अगर आप एडप्ट नहीं कर पा रहे ना चेंजेस के साथ, तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि अगर कोई सी स्टूडेंट है जिसको ओल्ड सिलेबस जो था वो एकदम रटा हुआ था, बीच में आईसीआई ले आया न्यू स्कीम, तो क्या आप ये कह सकते हो नहीं मेरे को तो ये आता है मैं यही कंटिन्यू करूँ? नहीं, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा ना, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सिमिलरली जो कंपनीज है, अगर वो पहले जिस तरह से काम करती थी, अभी इन्वायरमेंट चेंज हो गया, तो उनको अडेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक लाइन बहुत अच्छी है, आगे पढ़ते हैं। Formulation of strategies and their implementation have become essential for all the organization for their survival and growth in the present turbulent business। turbulent का मीनिंग पता है आपको? टर्बुलेंट, जैसे फ्लाइट्स में टर्बुलेंस होता है, मतलब कि ऊपर नीचे होना। ऊपर नीचे, कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, कीप्स ऑन चेंजिंग जो है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है और जनरली नेगेटिव सिचुएशन में ही होता है। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट as propagated by Charles Darwin is the only principle of survival for all organizations, where fittest are not the largest or strongest organizations, but those who can change and adapt successfully to the changing business environment। बहुत अच्छी लाइन है कि जो आपका फिटेस्ट होता है ना,
वही सरवाइव कर पाता है। फिटेस्ट जो कंपनी फिटेस्ट है, मतलब कि ऐसा नहीं है वो सबसे बड़ी कंपनी होगी या सबसे स्ट्रांग होगी। सबसे बड़ी तो नोकिया भी थी अपने टाइम पे, कुछ नहीं था उसके टाइम पे और कोई कंपनी, स्टिल वो सरवाइव नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उसने अडेप्ट नहीं करा। ठीक है। फिटेस्ट मतलब होता है दोज हु कैन चेंज एंड अडेप्ट सक्सेसफुली। जैसे एयरटेल, जब जियो नहीं आया था, एयरटेल वोडाफोन ये सब अपने आप में सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उनके आगे और कोई नहीं चलती थी। बट जियो के आते ही वो उनमें से कोई भी नहीं चल पाई, उनको सबको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी, अडेप्ट करना पड़ा। ठीक है। तो आपका स्ट्रेटेजी मतलब जो कंपनी इंडस्ट्री में सरवाइव करेगी वो कौन सी होगी? जो फिटेस्ट होगी। फिटेस्ट मतलब जो अडेप्ट कर पाएगी सक्सेसफुल, राइट? Many business giants have followed the path of extinction, failing to manage drastic changes in the business environment. For example, Bajaj Scooters, जो ईशा आपने एग्जाम्पल दिया था, LML Scooters, Murphy Radio, BPL टेलीविजन, वीडियोकॉन, नोकिया, कोडक एंड सोन। काफी एग्जाम्पल्स तो हमने सुने भी नहीं होंगे जो पहले चलते थे, बट अपने टाइम पे ये बहुत फेमस थे। Thus it becomes imperative to study business strategy. इसलिए आपका स्ट्रेटेजी पढ़ना जरूरी है, इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। बिजनेस फॉलोज द वॉर प्रिंसिपल ऑफ विन और लूज। वॉर प्रिंसिपल कहती है एक जीतेगा एक हारेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि सब जीतेंगे, रेयर होता है कि सब जीत रहे हैं। ठीक है। एंड ओनली इन स्मॉल नंबर ऑफ केसेस विन विन सिचुएशन arises. Hence, each organization has to build its competitive advantage over the competitors in the business warfare in order to win. This can be done only by the following the process of strategic management, strategic analysis, formulation, implementation, evaluation and control. ये वर्ड देखिए, अभी अभी पढ़े थे हमने ऊपर। स्ट्रेटेजी का आपने एनालिसिस करा, मतलब एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करा था। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट, इंप्लीमेंट, इवेल्युएट एंड कंट्रोल। ठीक है। द मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर, यहाँ से आपके बेनिफिट्स स्टार्ट होंगे, पॉइंट्स लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। अभी सबसे पहले यहाँ तक की नोटिंग करते हैं, हेडिंग बना लो अपने, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें लाइन लिखो एक, formulation and implementation of strategy is essential as only the fittest organization survive in the turbulent business environment. फिटेस्ट का मतलब क्या होता है? The one who keeps on changing with the environmental changes. Here fittest are not the largest or strongest, organization, but those who can change and adapt according to dynamic business environment. जो चेंज कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है, वही आपका फिटेस्ट है और वही सरवाइव कर पाएगा टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में। यहाँ पे हेडिंग बना लो, मैनी बिजनेस जाइंट्स, मैनी बिजनेस जाइंट्स such as Bajaj Scooters, Nokia,
प्रोडक्ट एक्सेट्रा, फील्ड, या फिर फील्ड नहीं, आप यहाँ पे ना ये देखो, फॉलोड द path of extinction due to failure in adapting the dynamic environment. अरे आप लोगों को ना नए वर्ड्स याद करने में टाइम लगेगा, लेकिन आप ये सोचो कितना आप लिखी हुई चीज कितनी प्रोफेशनल लगेगी। और यहाँ पे हमने वर्ड लिखा फॉलोड द पाथ ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब वो मार्केट से ही आउट हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। किस कारण से? ड्यू टू फेलियर इन अडप्टिंग विद द डायनेमिक एनवायरमेंट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देख रहे हैं हम। इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ फिटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही सर्वाइव करती है इन द टर्बुलेंट एनवायरमेंट। Fittest organization are not the largest or strongest, but those who can change and adapt according to dynamic business environment. Many large companies such as Nokia, Kodak, etc. failed because they could not adapt with the changing environment. Clear? कंफर्ट आ रहा है आपको? देखो आपका स्टडी मेट की एक एक लाइन कवर हो रही है, तो कहीं ना कहीं कंफर्ट आ रहा होगा, क्योंकि एग्जाम आपका यहीं से आना है, इससे बाहर कुछ आना नहीं। अब हम पढ़ते हैं मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इन्होंने कुछ पैराग्राफ फॉर्म्स में बना रखा है, हम इसको पॉइंटर्स में पढ़ेंगे, पहले रीड कर लेते हैं। द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गिव्स अ डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड। इट हेल्प्स डिफाइन द गोल्स एंड विजन। इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू डिफाइन रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स विच आर इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी। क्या मीनिंग है इसका? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है कंपनी को डायरेक्शन देती है ताकि वो आगे बढ़ सके। वो उसके गोल्स और मिशंस को डिफाइन करती है कि क्या क्या गोल्स होंगे, क्या क्या मिशन होगा, और साथ में मैनेजमेंट को हेल्प करती है ताकि वो रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स रखे। ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी ऑब्जेक्टिव रख दिया कि हम तो इतना कुछ कर लेंगे, इतना कुछ, मतलब कि ऐसे नहीं कि आज आप 5 करोड़ कमा रहे हो, आप ये नहीं बोल सकते आप 1000 करोड़ की कंपनी बना दोगे 1 साल के अंदर अंदर। मतलब रियलिस्टिक रखने पड़ेंगे आपको अपने गोल्स। मतलब एक डायरेक्शन दे दी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ। जैसे गूगल का हमने एग्जांपल लिया था, गूगल ने सोचा था कि मैं एक सर्च इंजन बनाऊं। अब कल को बैठ के उसके एम्प्लॉयज ये थोड़ी ना सोच रहे कि हमने क्लॉथ मैन्युफैक्चर करना है या ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर करना है। उनका विजन क्लियर है, डायरेक्शन क्लियर है कि हमें क्या बनाना है, सर्च इंजन बनाना है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी बनाई ना उन्होंने। उन्होंने पहले विजन बनाया कि हमें करना क्या है, एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरमेंट को इवेल्युएट करा, और उसके बाद उस स्ट्रेटेजी के कारण उनको एक डायरेक्शन मिली। तो स्ट्रेटेजी क्या करती है? डायरेक्शन देते हैं कंपनी को कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है। नेक्स्ट हमने देखा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव। जैसे ईशा ने बताया था, स्ट्रेटेजी आपको प्रोएक्टिव बनने में हेल्प करती है इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव इन शेपिंग इट्स फ्यूचर। अब एक बात बताओ, एक कंपनी तो नए नए इनोवेशंस लेकर आती है, और एक कंपनी ऐसी है वही चीज आपको प्रोवाइड तो कर देती है, लेकिन जैसे आपका वही एप्पल वाला एग्जांपल, एप्पल तो न्यू प्रोडक्ट्स लेकर आती है, और दूसरी जो कंपनी है सपोज सैमसंग, वो क्या करती है, एप्पल ने जो बनाया उसको कॉपी करके उसकी सेकेंड कॉपी, फर्स्ट कॉपी वो बना देती है। तो कौन ज्यादा चल रहा है? एप्पल। एप्पल। प्रोवाइड तो सैमसंग ने भी कर दिया, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी तो उसने भी फॉलो कर ली थी, बट चलती कौन सी है लॉन्ग रन में? जो फर्स्ट टाइम वो चीज देती है, जो प्रोएक्टिव होती है। Proactive strategy is always better than reactive strategy. दोबारा बोलो। Proactive strategy is always better than reactive strategy. ऐसा नॉट नेसेसरीली। बेटर नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि प्रोएक्टिव इंपॉर्टेंट होती है आपको लॉन्ग रन में सर्वाइव करने। ऑलवेज तो नहीं होते, कई बारी मतलब कि कमबैक किया है बिजनेसेस ने जो पहले उनकी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं थी, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट प्रोएक्टिव विल बी ऑलवेज। बेनिफिट्स तो मिलते हैं प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी को। बेनिफिट्स इज अदर थिंग, बट तूने बोला कि ऑलवेज मतलब बेटर है, ऑलवेज नहीं। ऑलवेज नहीं बेटर। क्लास में चले गए। क्या ऐसे हुआ?
डिबेट क्लास में चले गए हम नहीं, सडनली। क्लास में स्कूल में भी तो करते थे, क्योंकि कुछ भी ऐसे हम मैं भी कुछ गलत बोलूंगी तो मेरे को भी कोई मतलब ठीक करेगा ही, ऑब्वियसली, जैसे स्कूल में होता था। दोनों का पॉइंट ठीक है कि प्रोएक्टिव हमें रखनी चाहिए, क्योंकि प्रोएक्टिव से क्या होगा, आपकी इमेज बनेगी। जैसे इसको आगे रीड करो, ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू एनालाइज एंड टेक एक्शंस इंस्टेड ऑफ बीइंग मेयर स्पेक्टेटर्स। बैठ के दर्शक नहीं बनना आपको कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक, जो बाकी लोग कर रहे हैं हम उसके बाद उसको फॉलो कर लेंगे। फिर क्या बनेगा, आपकी इमेज नहीं बनती। आप क्या बन जाते हो, कॉपी कैट कहते हैं ना, बस ये, हाँ किसी ने पहले करा था इन्होंने भी कर दिया, वो इमेज बन जाएगी। दूसरे चीज रिएक्टिव, कभी कभी ऐसा भी होता है पहले किसी ने नहीं करा था। जैसे कोरोना टाइम पे हमने एग्जांपल लिया, सैनिटाइजर्स मास्क जो बनाते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी ही थी, लेकिन उसमें भी आपका नाम बनेगा ना, सबसे पहले किसने करा। Thereby, they are able to control their own destiny in a better manner. It helps them in working within vagaries of environment and shaping it instead of getting carried away by its turbulence or uncertainties. ठीक है। नेक्स्ट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस ऑफ एन एंटरप्राइज such as decision on business product, market, manufacturing facilities, investment, organization structure। ये वो एग्जांपल्स डाल दी कि टॉप मैनेजमेंट और डिविजनल मैनेजमेंट क्या बना रहे हैं, कॉर्पोरेट डिवीजन, वो सब चीजें उसके लिए फ्रेमवर्क हो जाता है। इट प्रोवाइड्स बेटर गाइडेंस टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द क्रूशियल पॉइंट व्हाट इट इज ट्राइंग टू अचीव। मतलब आज सपोज आप एमबीए की बुक्स पढ़ रहे हो, कल आप सीए की बुक्स पढ़ रहे हो, परसों आप इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ रहे हो, क्या आपको पता है आपको बनना क्या है? आप तो कुछ भी कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ना आपको अचीव क्या करना है। भाई पढ़ तो रहे हो, मम्मी खुश है 15 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन आप बन कुछ नहीं रहे, उसका क्या फायदा है? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आपको अचीव क्या करना है, तभी तो आप उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाओगे ना। 15 घंटे पढ़ना हमारा मिशन विजन नहीं है, सीए बनना हमारा मिशन है, जो भी आपका गोल है। ठीक है, आगे देखो। Strategic management seeks to prepare the organization to face the future and act as a pathfinder to various business opportunities. Future देखने में help करता है। Organizations are able to identify the available opportunities and identified ways and means to reach them. Organizations को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि उसको क्या करना है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ पे उसको जाना है, कैसे जाना है। पाथ फाइंडर बोलता है उसके, राइट। ये क्या चक्कर है भाई, धीरे धीरे सब कैमरा ऑफ करके कैमरा ऑन करो। ऋतिका, तनीषा, ईशा, ऋतिका, हाँ चलो आगे पढ़ो इसको। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स इन प्रोडक्ट मार्केट चॉइसेस और इन्वेस्टमेंट। पहले दिन हमने एग्जांपल लिया था कि आप, जब मैं बताई थी स्ट्रेटेजी कॉन्शियसली बनानी थी होशो आवाज में, आप कल को ये नहीं कह सकते ओह 5 करोड़ की मशीनरी लगा दी, इसकी तो नीड ही नहीं थी। ये कोई मजाक नहीं है ना, बहुत कॉस्टली मिस्टेक हो जाएगी। तो आपको उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू एनहांस द लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस। लॉन्गेटिविटी मतलब लॉन्ग रन में बिजनेस, वही सर्वाइवल कब होगा, जब आप स्ट्रेटेजिकली करें काम करें। जैसे नोकिया कोडा की क्यों हट गए, क्योंकि इन्होंने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, अडेप्ट नहीं करा। तो आपके बिजनेस लॉन्ग रन में कब चलेगा, जब आप स्ट्रेटेजी बना के रखेंगे। With a state of competition and dynamic environment, it may be challenging for organization to survive in the long run. It helps the organization to take a clear stand in the related industry and make sure that it is not just surviving on luck. Actions over expectations and worst strategy management ensures. Last है core competencies and competitive advantage. मैम हाँ जी, एक बार थर्ड पॉइंट समझा दीजिएगा ना। हो गया। फ्रेमवर्क वाला। हाँ मैम। ठीक है, 1 मिनट आप रीड करो उसको दोबारा, मैं चार्जर लेकर आती हूँ। ठीक है, रीड करा दोबारा से 1 पॉइंट, कौन एक्सप्लेन करेगा? ईशा आप करोगे ट्राई, थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करना है फ्रेमवर्क वाला। मैं कर दूं? करो।
स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो होता है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे हमें जो कंपनी है, एंटरप्राइज होती है, उसको बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। जैसे कि कौन से डिसीजंस हो सकते हैं वो, रितिका? जैसे कि बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस हो सकते हैं। प्रोडक्ट कैसा रहेगा हमारा, उसको कैसे उसकी मार्केटिंग होगी, मार्केट प्लेस कौन से होंगे, जैसे ई कॉमर्स, या फिर मतलब मैं इसको ज्यादा ही डिटेल में बता रही हूँ बट इतना जाना नहीं है कि कौन से मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट को जाना है। उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस है, जैसे हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, और हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ये एक बेटर गाइडेंस प्रोवाइड करता है इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, कंपनी, उसको एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पॉइंट पे, कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं, कंपनी क्या अचीव करना चाहती है। व्हाट इट वांट्स टू अचीव, मतलब जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे कि आप कभी बुक्स पढ़ रहे हो सीए की, कभी एमबीए की, ठीक है? तो आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि आप करना क्या चाहते हो, है ना? अब आपको यही नहीं पता कि आपको करना क्या है, तो आप बाकी चीजें डिसाइड कैसे करोगे? अगर आपको ये नहीं पता कि आपको सीए करनी है, एमबीए करनी है, या फिर बीकॉम करनी है, पहली बात तो आप अपनी बुक्स नहीं डिसाइड कर पाओगे, टीचर्स नहीं डिसाइड कर पाओगे, कब एग्जाम्स होंगे कुछ भी नहीं पता होगा, मतलब आपके कब आपको एग्जाम्स देने हैं, कैसे स्टडीज करनी है, क्या आप कोई भी डिसीजन ले पाओगे? नहीं ले पाएंगे। सिमिलरली, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, सपोज आपको ये नहीं पता आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, तो क्या आप अपना सप्लायर डिसाइड कर पाओगे? सामान खरीदे किससे? नहीं पता। खरीदना क्या है पता ही नहीं ना। अगर आपको क्लॉथ मैन्युफैक्चर करना है तो अलग सामान चाहिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना है तो अलग मटेरियल चाहिए। तो सप्लायर डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट पता होना चाहिए। प्रोडक्ट नहीं पता होगा तो आपको अपने कस्टमर्स भी नहीं पता होंगे, ठीक है? ना ही ये पता होगा कि आपको कौन सी मशीनरी चाहिए, स्टाफ को क्या ट्रेनिंग दे, कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले आपकी स्ट्रेटेजी डिसाइड करती है कि आपका फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है सारे मेजर डिसीजंस के लिए, सच एज आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, कौन सी आपकी मार्केट होगी, उसके कस्टमर्स कौन होंगे, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, क्या मशीनरी चाहिए, कहाँ से आप इन्वेस्टमेंट लो, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या हो, वो सब किस पे डिपेंड होता है? आपके फ्रेमवर्क पे, क्या आपको एग्जैक्टली करना क्या, अचीव क्या करना, राइट? समझ आ गया रितिका? तो ये आपका होता है फ्रेमवर्क। लास्ट टॉपिक हमने ये पढ़ा, इसमें कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज दैट वुड फैसिलिटेट, दैट इज असिस्ट इन फाइट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। कोर कॉम्पिटेंसी का मीनिंग क्या होता है? स्किल्स, रिक्वायर्ड स्किल्स, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, एबिलिटी, कैपेबिलिटी। कोर का मीनिंग क्या होता है? बताओ, कोर कॉम्पिटेंसी। डेप्थ में स्किल जाके दूसरे कंपनीज के साथ टैकल कर सके। कोर कॉम्पिटेंसी होता है मतलब कि उसका सबसे मेन उसमें क्या खास बात है। जैसे कि आप सपोज एग्जांपल हो, आप मूवीज देखते हो, एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, हर की एक कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। लाइक अब सपोज अमिताभ बच्चन का एग्जांपल हो, उनकी आवाज जो है डिफरेंट है, डायलॉग डिलीवरी किसी की हो सकती है, हम कहते हैं उसका जो डांसिंग स्किल्स है वो बेटर है, एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं। सबकी कुछ ना कुछ स्किल्स हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्किल्स है अकाउंट्स और एफएमएस में, आप लोग तो नहीं पढ़ा पाओगे ना अभी, अगर कोई आपको बोल दे तो। वही, पढ़ा लोगे वो अलग बात है, लेकिन अभी एकदम ये से। कोई कॉम्पिटेंसी नहीं, फैक्ट है ये। जो अगर प्रैक्टिकल आप पढ़ा रहे हो तो थ्योरी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है उससे। तो कॉम्पिटेंसी और पढ़ाना तो फिर भी एक साइड कर दो, अगर मैं टीचिंग से बिल्कुल ही कुछ नया स्टार्ट करने का सोचूं, सपोज मैं कल से सोच लूं अपना आर्किटेक्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या वो पॉसिबल होगा? नहीं होगा। वो तो आपने शुरू शुरू में एक चीज स्टार्ट करी थी ना आपने, बिल्कुल शुरू शुरू में। क्या? टीचिंग से पहले आपने एक शुरू करा था ना कुछ, वहां जाते थे आश्रम में जाके बच्चों की हेल्प करते थे, वो किया था ना आपने शुरू। क्या आश्रम में जाके? कुछ नहीं, छोड़ो टॉपिक है यहाँ। नहीं गई। कुछ भी, ठीक है, छोड़ो। तो आपके इंपॉर्टेंस हमने देखे है, हम इसको पॉइंट्स में लिखेंगे। क्या क्या होता है? ओके, गोल्स एंड मिशंस डिसाइड करना, कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है आपकी, ऑर्गेनाइजेशन को प्रोएक्टिव बनने में हेल्प करती है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में कहीं ना कहीं हेल्प होती है,
कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, मिस्टेक्स अवॉइड करना, जो हमने देखा था, कॉस्टली मिस्टेक्स अवॉइड करने में हेल्प करती है। और क्या करती है, आपकी बिजनेस की लॉन्गेविटी एनहांस करती है। नोटिंग हम इसकी कल करेंगे। कल ये वाला टॉपिक और लिमिटेशन वाला टॉपिक करके हम अपना नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेटेजिक इंटेंट का। कल से पढ़ के आना, रिवाइज करके आना, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तो आपको रिवाइज कराने में जाता है जो आपका होमवर्क होता है। तो रिवाइज करके आऊंगा, आपका ही बेनिफिट है, यहाँ पे टाइम बचेगा। नहीं तो कल से मैं ज्यादा देर की क्लास स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, पढ़ के आना, इतना अच्छे से याद करके आना। ओके, बाय। बाय।